हेलो बच्चों। आज हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को वाइंड अप करते हैं ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर की स्टडी हमने पिछले 7 वीडियो लेक्चर्स में कर ली है। आज वीडियो नंबर 8 में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात हम और करेंगे और उसके बाद हम अपने पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक बार वाइंड अप करेंगे ना, सो दैट कि आपका जितना भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कंप्लीट हो गया और अब हम इंडिविजुअल फाइलम्स की स्टडी करने के लिए तैयार हैं ना। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको खुद ब खुद पता भी चलेगा कि हम इंडिविजुअल फाइलम की स्टडी जो है वो कितने आसानी के साथ कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले फोकस करें खुद को जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके ऊपर ना। एक बार अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स निपट गए तो आपके लिए फाइलम्स की स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाएगा ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एनिमल किंगडम के लिए जो कुछ बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनकी शुरुआत करें ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे और ये नीट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पर अगर आप इसको एनालाइज करें और वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, आप इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर के। और वो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कल हम लोगों ने यहीं पर वाइंड अप किया था और वो था क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने बातें करी थी ना। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप के होते हैं, एक को कहा जाता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को कहा जाता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि गैमेट बनने की प्रक्रिया हो सकती है बट देयर इज नो फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, ठीक है ना। बॉडी के डिफरेंट पार्ट जिसको आप सोमैटिक पार्ट कहते हो, सोमैटिक सेल्स कहते हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ना। तो वो उसका एक छोटा सा पार्ट है ना जिसको आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तौर पर जानते हैं ना। और वहां पर हमने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी लिए थे, जैसे आप बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं फीजन की। सो फीजन जो थे वो कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे। एक जो था वो क्या था, बाइनरी फीजन था, और दूसरा जो था वो कौन सा था, मल्टीपल फीजन था। यहां पर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाइनरी फीजन जो होते हैं वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। बाइनरी फीजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, जबकि मल्टीपल फीजन जो होते हैं वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं ना। सो ये वाली बात भी हमने कंप्लीट करी थी ना। बाइनरी फीजन के लिए अमीबा एक बहुत बेहतर एग्जांपल है फेवरेबल कंडीशन में, और मल्टीपल फीजन का भी सबसे बेस्ट एग्जांपल अमीबा ही है, लेकिन वो कंडीशन कैसा होगा, अनफेवरेबल होगा ना। तो उसके बारे में हमने बातें करी थी। इसके अलावा हमने बडिंग की बात की थी, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास बडिंग के भी कंडीशंस है, जैसे हाइड्रा को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो वहां पर। उसके बाद आप बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन का भी एक अपना कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बॉडी को चॉप कर देना है पैरेंटल ऑर्गेनिज्म को, और हर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ना। तो ये वाली बातें हमने कल कर ली थी, मैं बस केवल आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं तो आपको मैंने बताया था एक ऐसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत एडवांस्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें गैमेट्स बनते भी हैं और फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट की बात भी करते हैं ना। सो फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन दैट पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन। एक बात और देखो, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो गैमेट बनते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। सो क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या हो जाते हैं, हाफ, ठीक है ना। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो जाइगोट बनेंगे ना, फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट होगा, ठीक है, फीमेल गैमेट होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, मिल करके ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। प्रोसेस को आप फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो जाइगोट वापस से क्या होगा, डिप्लॉइड होगा ना। सो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या जितने भी बड़े फाइलम्स होते हैं उनमें कुछ इसी तरीके के कंडीशन आपको मिलने वाले हैं ना। एक चीज और आपको बता दूं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात आपको और समझना है, हालांकि वो बातें हम मोनेरा किंगडम में और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मतलब जो है वो सेक्स ऑर्गन के कारण, ठीक है ना, बनने की प्रक्रिया और गैमेट बनने की प्रक्रिया ही केवल नहीं है। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम बाय एनी मींस। चूंकि आप बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
सो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी खासियत है ना, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके पास वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं, लेकिन उस सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? गैमेट को बनाना और गैमेट को ट्रांसफर करना, ताकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आसानी के साथ हो सके। क्योंकि अगर आप केवल और केवल ये बात कह सकते हैं कि केवल और केवल अगर आप ये बात कहेंगे कि सेक्स ऑर्गन के बनने और गैमेट बनाने की प्रक्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो आप ऐसे सोच करके देखिए कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसडक्शन ना। तो फिर वहां पर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जस्ट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, ठीक है ना। और उसी ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पर आप गैमेट्स के मिलने को देखते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड कंडीशन को देखते हैं, और उसके बाद एक कंप्लीट जाइगोट और उससे फिर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट ना। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं दोबारा से, और आप इस बात को समझिए कि अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने कहा कि सेक्सेस जो होंगे वो ना सेपरेटेड भी होंगे, ठीक है ना। कुछ कंडीशन में सेक्सेस सेपरेटेड भी होंगे, और कुछ एक ऑर्गेनिज्म, कुछ एक ऐसे फाइलम है जिनमें ऑर्गेनिजम्स के पास सेक्सेस सेपरेटेड नहीं है, नो सेपरेशन ऑफ सेक्स। सो यहां पर सबसे बड़ी बात होती है क्या? नो सेपरेशन ऑफ सेक्स। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि अगर सेक्स सेपरेटेड है तो आप वैसे कंडीशंस को क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप उसको, जब आप ओवरऑल की बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आपको ये समझना है ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जबकि नो सेपरेशन ऑफ सेक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। अगर सिंगल सेक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहां पर मेल और फीमेल का क्लियर डिस्टिंग्विश कंडीशन आपको मिलेगा। मेल बिल्कुल अलग होंगे, फीमेल बिल्कुल अलग होंगे। और ध्यान रहे, मेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और फीमेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसके बेसिस पर आप मेल और फीमेल को एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मेल और फीमेल एक ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स के दो पार्ट हैं, ठीक है ना। और किससे किससे डिफरेंशिएटेड है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। तो उस कंडीशन में इस प्रक्रिया को, इस कंडीशन को हम एक नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। और याद रहे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ह्यूमन बीइंग में ऐसे ही मिल जाएगा। वैसे जितने भी बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में आप इस तरीके के सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को देख सकते हो। जबकि दूसरी तरफ कुछ एक छोटे फाइलम ऐसे हैं, कुछ एक इनवर्टिब्रेट फाइलम ऐसे हैं जिनमें कि आपको सेपरेशन ऑफ सेक्सेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और इसी बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। सो आप जब एनिलिड्स की बात करते हैं ना, खास करके उसमें आपको ये वाली कंडीशन दिखाई देगी। प्लैटीहेल्मिन्थिस की बात करते हैं, देखो प्लैटीहेल्मिन्थिस में सेक्सेस सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, जबकि निमेटोड्स में सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं एनिलिड्स में, तो अर्थवर्म है, लीच है, इन सब के कंडीशन में किसी भी हाल में आपको सेक्सेस का सेपरेशन नहीं मिलेगा ना। सो यहां पर आपको प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। दूसरा जो है वो आपको एनिलिड्स में चले जाएंगे अगर आप, तो एनिलिड्स में आपको अर्थवर्म, ठीक है ना, अर्थवर्म के कंडीशन में ये वाली बात मिलने वाली है। और दूसरा आप लीच की बात करेंगे, वहां पर भी ऐसा मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे फाइलम में या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाएंगे जहां पर कि इस तरीके के कंडीशंस भी आपको नजर आने वाले हैं ना, बाइसेक्सुअल कंडीशन। उसके बाद फिर बात आती है क्या? अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे अगर आपके पास सेक्सेस सेपरेटेड हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स के पास अगर सेक्सेस सेपरेटेड हैं, तो वहां पर फिर बात आती है, जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या है? फर्टिलाइजेशन की। और अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करने वाले हैं तो फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और यहां पर भी दो बातें आती हैं। पहली जो बात है वो क्या है आपका? उसको आप कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो कहां होते हैं? आउटसाइड
द बॉडी, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनसाइड द बॉडी। पहली बात। दूसरी बात देखो, अगर आप बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो जनरली जो एक्वेटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन को शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्सटर्नल टाइप के जो फर्टिलाइजेशन होंगे उनमें पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि मैं ये वाली बात आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये एक्सक्लूसिव कंडीशन है, लेकिन फिर भी आप एग्जांपल से समझ जाइए। यहां पर आप बात करते हैं इकाइनोडर्म की, जो एक्सक्लूसिव क्या है, जो एक्सक्लूसिवली मेराइन नेचर के हैं। उसी तरीके से आप बात करते हैं बोनीफिश के, इनके पास भी सिमिलर कंडीशन है। और आप बात करते हैं कुछ एक एम्फीबियंस के, इनके पास भी सेम कंडीशन आपको नजर आने वाली है, यानी इकाइनोडर्म्स, बोनीफिश और एम्फीबियंस की बात आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद देखो, अगर आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो आपके पास सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा बर्ड्स का, ठीक है ना, मैमल्स का, ठीक है ना, रेप्टाइल्स में भी ये वाले कंडीशन मिलेंगे। सो बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म ऐसे मिल जाएंगे जहां पर कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं, खास करके बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो सुपीरियर फाइलम्स है, वर्टिब्रेट फाइलम्स है, उनमें कम से कम ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी फिश और एम्फीबियंस के बाद, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन के लिए भी आपको समझना है, फर्टिलाइजेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक जो है वो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। देखो, डेवलपमेंट की भी कंडीशन अलग अलग होती है ना। अगर आप बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद के ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, सो आपको याद रखना है डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके पास डेवलपमेंट की कंडीशन कैसी होगी, डायरेक्ट हो सकती है, या फिर आपके पास डेवलपमेंट की कैसी हो सकती है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंडीशन जो है वो आपको मैमल्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको ना मैमल्स में आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर लार्वल स्टेज दिखाई देगा ना। जब तक लार्वा नहीं बनेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सो इनवर्टिब्रेट फाइलम में भी, वर्टिब्रेट फाइलम में भी कम से कम आप एम्फीबियंस की बात करेंगे तो वहां पर आपको दोनों तरीके के लार्वास मिल जाते हैं। अगर आप फ्रॉग के लार्वा की बात करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, हालांकि हम इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं ना, लेकिन मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दे रहा हूं। तो आप वहां पर सेलेमेंड्रा के कंडीशन में एक्सोल्टल लार्वा की बात करते हैं, ठीक है। फिश जो फ्रॉग होते हैं उसके कंडीशन में आप टेडपॉल लार्वा की बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फाइलम मिलेंगे जहां पर कि डेवलपमेंट कभी भी डायरेक्ट नहीं होती, वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद बात आती है कि जो, ठीक है ना, सो डेवलपमेंट हो गया। अगर आप बात कर रहे थे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की ना, अगर आप बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट जिसमें कि सेक्सेस सिम एक ही ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल है, सो वहां पर भी एक कंडीशन होती है। एक को कहा जाता है क्या, प्रोटोएंड्रस, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है क्या, प्रोटोगाइनस। मतलब क्या हुआ, प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है मैच्योरिटी ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट देन फीमेल। और यहां पर प्रोटोगाइनस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट देन मेल। सो यहां पर बहुत सिंपल कंडीशन है। और यहां पर आपको अगर एग्जाम्पल समझना है तो आप अर्थवॉर्म की बात कर ले यहां पर, ठीक है ना, आप यहां पर किसकी बात कर ले, लीच की बात कर ले, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन की तो आपको ध्यान में रखना होगा क्या, हर्डमेनिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के टर्म में भी या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस कंडीशन को ना। उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और आगे जाएंगे तो। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या करते हैं, जो किसी भी हाल में डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन नहीं करते। और उस बेसिस पर आप ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं किस फॉर्म में, तो एक को कहा जाता है ओविपेरस, दूसरे को कहा जाता है क्या, विविपेरस,
और तीसरे को कहा जाता है, देखो तीसरा एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जनरली मिलेगा भी नहीं, ओवो विविपेरस, ठीक है ना। सो ओविपेरस का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या डेवलप करेंगे भाई, एग डेवलप करेंगे, उसके बाद एग की हैचिंग होगी और तब जाकर के ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे उनका प्रोडक्शन होगा। यानी कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बर्थ नहीं करते, ठीक है ना। इस कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स जो है यानी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म कभी भी डायरेक्ट बर्थ नहीं करते, ये सबसे पहले एग को प्रोड्यूस करते हैं, एग की हैचिंग होती है और उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स बाहर आते हैं ना। आप देख लीजिए जितने भी एप्स हैं उन सब में ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी ना, जितने भी आपके क्या कहते हैं बर्ड्स है ना, बर्ड्स के कंडीशन में आपको ये मिलेगा। दूसरा जो है वो आपको क्या मिलने वाला है, विविपेरस। आप मैमल्स के कंडीशन में चले जाइए, यहाँ पर नाम ही है मैमल्स, ठीक है ना। मैमल्स का मतलब होता ही है हिंदी में स्तनपाई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो फीमेल होती है इनके पास मेमोरी ग्लैंड अवेलेबल है, ताकि कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं, यहाँ पर एग से ना हैचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इनको मिल्क प्रोडक्ट्स, इनको मिल्क देने की जो सुविधा होती है ना, मिल्क को फीड करने की सुविधा होती है, इसलिए क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग्स के तौर पर आते हैं, ठीक है ना, उनकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है मदर पर ना। सो यहाँ पर जो फीमेल होती हैं मैमल्स की, वो कैसी होती हैं, उनके पास कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस मिल्क एंड टू फीड द मिल्क टू दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और तीसरा जो है वो ओवोविविपेरस है, यहाँ पर ओविपेरस भी है ये कुछ कंडीशन में, कुछ कंडीशन में विविपेरस है, यानी कि ये एग को भी रिलीज करके और उसके बाद ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन में ये ऑफस्प्रिंग्स को डायरेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है स्कॉर्पियन, ठीक है ना। स्कॉर्पियन की जो कंडीशन होती है इसमें ये वाली बात आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जहां पर कि आप ये वाली कंडीशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोडक्शन होता है ना, ऑफस्प्रिंग्स का जो प्रोडक्शन होता है वो ओविपेरस के तौर पर हो सकता है, विविपेरिटी यानी विविपेरस के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हो सकता है, और ओविविपेरस के फॉर्म में हो सकता है ना। तो एक कंडीशन ये भी है। अब बात आती है क्या, अब हमारे पास रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट जो है वो खत्म हो गए और हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया ना। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर, वो क्या है, एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको और बता दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं बॉडी टेम्परेचर। देखो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है क्या, एक को कहा जाता है वार्म ब्लडेड और दूसरे को कहा जाता है क्या, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड जो होते हैं इसका नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं होमियोथर्मल कहते हैं, जबकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोआइकिलोथर्मल कहते हैं। सो अगर आप बात करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल की, तो आपको यह पता होना चाहिए वार्म ब्लडेड एनिमल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसे एनिमल है जिनमें की बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बेसिस पर डिपेंडेंट नहीं होती, डिसाइडेड नहीं होती, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बॉडी की टेम्परेचर लगभग हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है ना। एंड दे नेवर गेट फ्लक्चुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो ये बात आप याद रखेंगे कि यहां पर बॉडी टेम्परेचर नेवर डिपेंड्स ऑन change in environmental temperature, environmental temperature। सो ये कभी भी डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते ना, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है, इन्वायरमेंट की टेम्परेचर कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन फिर भी वो उस कंडीशन को मेंटेन करके चलते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर में किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन वो प्रोड्यूस नहीं होने देते। और ऐसी कंडीशन जो है वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको बर्ड्स के कंडीशन में, और कहाँ मिलते हैं आपको, मैमल्स के कंडीशन में। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है आपके लिए। दूसरा जो है वो क्या है आपका, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने टेम्परेचर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मैनेज करके चले ना। बॉडी की टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इन्वायरमेंट टेम्परेचर पर।
So when environmental temperature increases or decreases, body temperature also increases or decreases as well. इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की टेम्परेचर डिसाइड होती है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर आप इस चीज को याद रखें कि बॉडी की टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करे तो वैसे ऑर्गेनिज्म को आप वाइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड कहेंगे। और अगर बॉडी की टेम्परेचर जो है वो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट ना हो करके खुद ब खुद अपने कंडीशन में फिक्स रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होम्योथर्मल। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल की आप बात करेंगे तो यहां पर पहले एग्जांपल देख लो, फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, और रेप्टाइल्स हो गए। क्लियर है। अब बात आती है क्या कि अगर आप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करेंगे और आप ये कहते हैं कि बॉडी की टेम्परेचर फ्लक्चुएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो सोचो कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है ना उनके लिए। सो उन परेशानियों को ना मिनिमाइज करने के लिए उनके पास भी एक अपनी एडेप्टेशन की कंडीशन अवेलेबल है। और वो एडेप्टेशन को जरा देखें, यहां पर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनकी अपनी एक एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन का मतलब समझते हैं ना, अपना अनुकूलन है जिससे कि वो अपने इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को मैनेज करते हैं और अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं उस फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में। और इसको लेकर के आपके पास वो क्या करते हैं, दो तरीके के स्लिप में जाते हैं ना। उनके पास दो अलग अलग किस्म की स्लिप का मतलब यहां पर सोना नहीं है, ध्यान देंगे। स्लिप का मतलब ये होता है अपनी मेटाबॉलिज्म को मिनिमाइज करना सो दैट कि लॉस ऑफ एनर्जी से बचा जा सके और अपने आप को उस पर्टिकुलर फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर के लिए तैयार किया जा सके और बहुत लंबे वक्त तक उस जगह से उस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और क्या करें, वो स्केपर की तरह बिहेव करें ना, स्केप कर दें उस सिस्टम को सो दैट कि फ्लक्चुएशन कुछ भी होता रहे, बॉडी जो है वो तब भी अपने आप को मैनेज करे और अपनी लाइफ जो है वो आगे बढ़ाते रहे वो, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि एडेप्टेशन के बेसिस की अगर हम बात करेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, तो एक स्लीप को कहा जाता है हाइबरनेशन और दूसरे को कहा जाता है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन तो बहुत कॉमन प्रक्रिया है, एस्टिवेशन बहुत रेयर है। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लिप, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है समर स्लिप। सो विंटर स्लिप और समर स्लिप की बात करते हैं ना, समर स्लिप और विंटर स्लिप। विंटर स्लिप का मतलब ये कि जब इन्वायरमेंट की टेम्परेचर विंटर के डेज में माइनस में चली जाती है, बहुत कम टेम्परेचर होता है उस इन्वायरमेंटल सिस्टम का, उस कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने केव्स में, ठीक है ना, या अपने हैबिटेट में जाकर के क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बिल्कुल से मिनिमाइज कर लेते हैं सो दैट कि वो हीट लॉस को मेंटेन करें, हीट लॉस ना होने दे बॉडी से और अपने पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को वार्म रखें ना। सो ऐसी जो कंडीशन होती है उसी को हम विंटर स्लिप या हाइबरनेशन कहते हैं। और ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी पोलर बियर के भी कंडीशन में ना, और बाकी दूसरे तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हमने नाम लिखे हैं उनमें भी आपको कुछ ऐसा कंडीशन दिखाई देगा हाइबरनेशन का। दूसरा जो होता है वो क्या है, दूसरा जो है वो क्या है, वो है आपका समर स्लिप, एस्टिवेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है फ्रॉग। तो देखो फ्रॉग के साथ अच्छी बात ये है, पोलर बियर मत लिखो क्योंकि पोलर बियर फिर मैमल्स के श्रेणी में आ जाते हैं, हालांकि वो कुछ इसी तरीके के बिहेवियर को शो करते हैं। फ्रॉग की कंडीशन दोनों में वही होती है, ठीक है ना। कुछ एक्वेटिक फिश जो आर्कटिक फिश होते हैं उनके साथ भी यही कंडीशन होती है ना। फिर आपके पास और भी दूसरे तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है समर स्लिप के। यहां पर अगर आप बात करते हैं एस्टिवेशन की तो फ्रॉग इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। देखो फ्रॉग जो होते हैं ना तो प्रचंड गर्मी में आपको नजर आते हैं और ना ही बहुत ज्यादा ठंड में नजर आते हैं ना। अच्छा, हाइबरनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका रेप्टाइल्स है। आपने देखा है ना जो वॉल लिजर्ड है वो आपको कभी भी ना ठंड के दिनों में नजर नहीं आते,
ठीक है, वो पता चलता है कि कहीं पर्दे के पीछे है, कहीं क्लॉक जो है वॉल क्लॉक है उसके पीछे है, या फिर कहीं आपके फोटो फ्रेम के पीछे है और बिल्कुल स्टैटिक है, बिल्कुल भी उनमें मूवमेंट न के बराबर है, तो ये कंडीशन। लेकिन वही गर्मी के दिनों में चले जाओ, बरसात के दिनों में चले जाओ, उनके नंबर और उनकी एक्टिविटी कितनी बेहतर हो जाती है ना। सो ये कंडीशन है आपकी एडेप्टेशन के बेसिस पर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का ना। तो मैंने एक बार क्लास में ये वाली चीज बताई कि भाई ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड ना, बच्चों से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ वार्म ब्लडेड किसको कहते हैं, तो किसी बच्चे ने कहा कि वार्म ब्लडेड का मतलब होता है जिसका खून गर्म हो। तो मैंने कहा तेरा खून, तो उसने कहा कि सर मैं वार्म ब्लडेड हूँ इसलिए क्योंकि मेरा खून गर्म है, और ये बगल वाला जो है इसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता तो ये कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जब आप क्लासरूम में 1-to-1 टॉक कर रहे होते हैं बच्चों से और वो अलग अलग किस्म की बातें बताते हैं और बहुत विचित्र बातें होती है वो ना। बट ये सही है कि अगर आप वार्म ब्लडेड हैं, खून आपका गर्म है ना, और कोल्ड ब्लडेड है तो खून ठंडा है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होती कम से कम ना। वो आप अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेते हैं, बट यहाँ पर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड बहुत क्लियर है। फ्लक्चुएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू चेंज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, उसको हम कहेंगे उसको हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और अगर फ्लक्चुएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बिकम जीरो, there is no change in the body temperature due to change in environmental condition, then it is known as what, उसको हम क्या कहेंगे, warm blooded कहेंगे। एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। एक चीज मैं आपको और यहां पर और जोड़ दे रहा हूं, और वो टर्म क्या है, नोटोकॉर्ड का। देखो इसी के बेसिस पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पर ही आपने पूरे फाइलम को डिवाइड भी किया है ना। नोटोकॉर्ड जो होते हैं यही बाद में जाकर के क्या बन जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के तौर पर तैयार हो जाते हैं ना। तो नोटोकॉर्ड जो होते हैं एक स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम के बीच में। ठीक है ना। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड शेप्ड elongated structure which is present between elementary canal and nervous system। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो डॉर्सल साइड, डॉर्सल का मतलब पिछले हिस्से में, और सबसे बड़ी बात कि यही आगे जाकर के क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। एक बात और, इनकी जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी ओरिजिन जो होती है वो कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। सो इनके पास मीजोडर्मल ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। सो इस तरीके से आपने, और इसी के बेसिस पर जैसे मैंने कहा नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है ना, सो नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो आप उस कंडीशन को क्या कहेंगे, आप ऐसे कंडीशन को नन कॉर्डेट कहेंगे, नन कॉर्डेट कहेंगे। और अगर यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो आप इसको क्या कहते हैं, कॉर्डेट कहेंगे ना, नन कॉर्डेट और कॉर्डेट। तो इस तरीके से आपके फाइलम की भी डिवीजन हो जाती है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसमें उसको आप क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स कहेंगे। जैसे आपके फिश से लेकर के और फिश, उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एप्स, उसके बाद मैमल्स, और उसके पहले वाले पॉरीफेरा सिलिंट्रेटा, पॉरीफेरा सिलिंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथिस, स्कैल्मिन्स, ठीक है ना, एनिलिड्स, उसके बाद अर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स तक के जो कंडीशन है वो क्या मिलेंगे आपको ना, नन कॉर्डेट के तौर पर आप उसको देखते हैं। तो इस तरीके से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फाइनली निपटा लिए, और आपको बहुत सारे मिल गए ना। आपको मिल गया, देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला आपको मिला क्या, हैबिटेट। दूसरा जो है उसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा आपको क्या मिला, तीसरा मिला आपको बॉडी प्लान। चौथा जो मिला वो मिला आपको सेगमेंटेशन। पांचवा जो मिला वो मिला सिलोम। छठा जो मिला वो मिला जर्म लेयर, ठीक है ना। सातवां जो मिला वो आपको मिल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद आपको मिला सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आपको मिला एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद आपको मिला नर्वस सिस्टम, 10 हो गए। उसके बाद मिले रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 11। उसके बाद आपको मिले नोटोकॉर्ड, 12। और उसके बाद मिले आपको बॉडी टेम्परेचर, 13। तो इतने सारे तो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए। उसके बाद जब हम एक एक करके फाइलम को पकड़ेंगे, एक एक करके फाइलम की स्टडी करने जाएंगे, तो उसमें 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिल्कुल पिक्यूलियर हैं वो भी आपको एडेड मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो ओवरऑल फाइलम में आपको कम से कम 15 से 20 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर मिलेंगे विद एन एग्जांपल।
कुछ में 14 भी मिल सकते हैं, कुछ में 16 भी मिल सकते हैं, किसी में 18 भी मिल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। और इसी के बेसिस पर हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियोस को बिल्कुल क्लियरली वॉच करें, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेमोराइज करें, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक बार जरूर अपने पेज पर लिखें और उसके बाद उसको किसी भी हाल में याद रखने की कोशिश करें, सो दैट कि जब आप फाइलम की स्टडी करें तो आपके हर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्लियर हों और आप उसका मतलब बहुत जल्दी से समझ जाए और उसका आपको बेहतर रिजल्ट समझ में जरूर है। ठीक है, तो आप फिर से कहूंगा आपसे कि आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है, अपनी स्टडी पर बिल्कुल फोकस्ड रहें और कोशिश करें कि आप नीट के एग्जाम को क्लियर करें ना। मेरा हमेशा से एम रहा है कि बच्चे जितने ज़्यादा अपीयर हो नीट में और मेहनत करके और नीट को क्लियर करें, उतना ही बेहतर जो है वो हमारा समाज होगा ना। हम बहुत छोटी जगह से बिलोंग करते हैं और इस छोटी जगह से अगर आप कुछ एक बच्चे ना बीड़ा उठा ले कि आप यहाँ से डॉक्टर बनेंगे, तो फिर धीरे धीरे एक चैनल ना हमारे भी सिस्टम में बनेगा और धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो इस बात को लेकर के हमेशा उत्सुक रहेंगे कि हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने ये काम किया यहाँ से, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं ना। सो आप अपने ग्रेटनेस को प्रदर्शित करें ना, आप अपने ग्रेटनेस को शो करें और स्टिक रखें अपने स्टडी को, अपने स्टडी के ऊपर में खुद को स्टिक रखें, सो दैट कि आप कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम आपको एक एक फाइलम की स्टडी कराएंगे ना। उसके पहले हम एक बार क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई करेंगे, पूरे क्लासिफिकेशन को एक साथ रखेंगे और तब फिर हम क्या करेंगे, एक एक फाइलम को वहां से पकड़ेंगे और उस फाइलम की स्टडी हम आपको कराते जाएंगे बराबर से। सो आज के लिए इतना ही। आप ना अलग अलग वीडियो लेक्चर्स जरूर देखते रहें, प्रीवियस भी देखते रहें और आने वाले वीडियो लेक्चर्स को भी देखते रहें ना। आज के लिए रहने देते हैं इतना। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।